दोस्तों, मैं हूं तनवीर और आप आए हो मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है गहरा अंधेरा। सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना ही मुझे और डरावनी कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगी ऐसी हॉरर कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। और आज की हॉरर स्टोरी है फॉरेस्ट ऑफिसर की खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम विक्रम शर्मा है और मैं पिछले 7 सालों से जंगल विभाग में अधिकारी हूं। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना है। उस रात के बाद से मेरी नींद छिन गई है और हर पल मुझे लगता है कि कोई मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे चल रहा है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आप भी रात को अकेले सोने से डरने लगेंगे। बात 3 महीने पहले की है, जब मुझे उत्तराखंड के एक घने जंगल में पोस्टिंग मिली थी। उस जंगल का नाम था काली घाटी जंगल क्षेत्र। लोगों के बीच में यह जंगल बहुत बदनाम था। गांव वाले कहते थे कि रात को उस जंगल से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी रात में वहां अकेला घूम ले वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा और अंधविश्वास नहीं मानने वाला व्यक्ति था, तो मैंने इन बातों को हवा में उड़ा दिया। मेरे साथ 2 और सहयोगी थे, रमेश और दिनेश। दोनों भाई थे और काफी समय से जंगल विभाग में काम कर रहे थे। पहले दिन जब हम तीनों उस चौकी पर पहुंचे तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। चौकी बहुत पुरानी थी, दीवारें गीली और सीली थीं। एक कोने में लकड़ी का पुराना मंदिर था जिसमें काली मां की मूर्ति रखी थी जो धूल से ढकी हुई थी। रमेश ने मुझे बताया कि यहाँ पहले एक अधिकारी था जिसका नाम महेंद्र सिंह था। वो एक रात अचानक गायब हो गया था। खोज अभियान चला लेकिन उसकी लाश तक नहीं मिली। उसके बाद से यह चौकी 3 महीने से बंद पड़ी थी और किसी ने यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि यह सब बकवास है। पहली रात बिल्कुल शांत गुजरी। हम तीनों ने अपना अपना काम किया, खाना बनाया और बातें करते रहे। रमेश और दिनेश जंगल की पुरानी कहानियां सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में विश्वास करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने किसी बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की थी। कहते हैं कि मरते समय उसने पूरी काली घाटी को श्राप दे दिया था। दूसरी रात को असली खेल शुरू हुआ। रात के लगभग 2 बजे मैं सो रहा था, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि सपना है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वो आवाज किसी औरत के रोने जैसी थी और बहुत दर्दनाक थी। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी। मैंने रमेश और दिनेश को जगाया। दोनों भी वो आवाज सुन रहे थे और उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। दिनेश ने कांपती आवाज में कहा कि यह आवाज हर रात सुनाई देती है और यह उसी औरत की आत्मा है जिसे तांत्रिक ने मारा था। मैंने कहा कि यह सब बकवास है और हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, लेकिन दोनों ने मना कर दिया और कहा कि रात को जंगल में जाना मौत को दावत देना है। मैं एक बहादुर अधिकारी था, इसलिए मैंने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकलने लगा। रमेश ने मेरा हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया कि मेरी सांस रुक गई। वो आवाज अब और करीब लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा हो, पुकार रहा हो, चीख चीख कर बुला रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में मुझे पेड़ों की घनी छाया दिखाई दे रही थी। जंगल एकदम खामोश था। एक भी पक्षी, एक भी जानवर की आवाज नहीं, बस वही औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे दूर एक सफेद साया दिखाई दिया। वो साया एक पेड़ के पीछे खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत सफेद कपड़े पहने खड़ी हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वहीं जम गया। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था
जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। तभी अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं चीखने ही वाला था कि मैंने देखा रमेश खड़ा था। उसने घबरा कर कहा, साहब वापस चलिए, अभी वो औरत नहीं कुछ और है। और उसी पल वो सफेद साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। हम दोनों भागते हुए चौकी के अंदर आए और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और पसीना पूरे शरीर पर आ गया था। दिनेश कोने में बैठा कांप रहा था और बार बार कुछ बुदबुदा रहा था। रमेश ने पानी पिलाया और कहा कि मैंने उन्हें चेतावनी दी थी। उसने बताया कि पिछले अधिकारी महेंद्र सिंह ने भी ऐसे ही उस सफेद साये को देखा था और उसी रात के बाद वो गायब हो गया था। मैंने पूछा कि आखिर वो सफेद साया है क्या और क्यों हमें परेशान कर रहा है। रमेश ने गहरी सांस ली और बताने लगा कि 30 साल पहले यहाँ पास के गांव की एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीनाक्षी था। वो बहुत सुंदर थी और उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उस तांत्रिक की नजर उस पर पड़ गई। तांत्रिक ने मीनाक्षी को अपने वश में करने के लिए काला जादू करना शुरू कर दिया। एक रात मीनाक्षी अपने घर से निकली और सीधे जंगल की तरफ चली गई। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी जादू में थी। वो तांत्रिक के पास पहुंच गई जो जंगल की गहराई में एक पुराने मंदिर में रहता था। तांत्रिक ने उसे बलि देने की कोशिश की क्योंकि वो किसी बुरी शक्ति को प्रसन्न करना चाहता था। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो मीनाक्षी की लाश पड़ी थी और तांत्रिक भाग गया था। गांव वालों ने तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मीनाक्षी की आत्मा इस जंगल में हमेशा भटकती रहेगी और जो भी उसे देखेगा वो उसे अपने साथ ले जाएगी। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई इस जंगल में गायब हो जाता है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई और मैंने सोचा कि काश मैंने इस पोस्टिंग को मना कर दिया होता। उस रात हम तीनों ने एक साथ बैठकर जागने का फैसला किया। हमने मंदिर में दिया जलाया और वहां अगरबत्ती लगाई। रमेश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। बाहर से वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन अब वो और भयानक लग रही थी। कभी लगता था कोई दरवाजे को खुरच रहा है, कभी खिड़की पर दस्तक हो रही है। हर आवाज पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सुबह के 4 बजे अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हमें लगा कि शायद खतरा टल गया है। दिनेश खिड़की के पास गया और बाहर झांका। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो कांपते हुए बोला कि बाहर जमीन पर खून के निशान हैं और वो निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं। हमने तुरंत बाहर जाकर देखा और सच में लाल रंग के निशान थे। मैंने हिम्मत करके उन निशानों को छुआ और सूंघा। ये खून नहीं था, बल्कि किसी फूल का रस जैसा था। निशान एक सीधी लकीर में जंगल के अंदर जा रहे थे। मुझे लगा कि शायद कोई हमें किसी जगह बुला रहा है। दिनेश ने कहा कि हमें इन निशानों का पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु अधिकारी इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। सूरज निकलने के बाद हम तीनों ने फैसला किया कि दिन में उन निशानों का पीछा करेंगे। हमने अपने हथियार उठाए, एक बंदूक, 2 लाठियां और एक चाकू, साथ में पानी की बोतलें और रस्सी भी ले ली ताकि रास्ता भटक जाए तो वापस आ सके। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि बाहर धूप खिली हुई थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। हम लगभग 1 घंटे तक चलते रहे। वो लाल निशान अभी भी जमीन पर थे और हमें किसी खास जगह की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में हमें कई जानवरों की हड्डियां मिली जो बहुत पुरानी लग रही थीं। दिनेश ने बताया कि यहाँ जानवर भी नहीं आते क्योंकि उन्हें भी खतरे का एहसास होता है। फिर अचानक हम एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक बहुत पुराना टूटा हुआ मंदिर था। वो मंदिर देखकर मेरी सांसें रुक गईं। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे जो तांत्रिक चिन्हों जैसे लग रहे थे। मंदिर के अंदर से एक बदबू आ रही थी जैसे कुछ सड़ रहा हो। लाल निशान सीधे मंदिर के अंदर जा रहे थे। रमेश ने मना किया कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, विक्रम, अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। यह एक औरत की आवाज थी, बहुत मीठी और डरावनी।
मेरा नाम सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज इतनी मधुर थी कि मन कर रहा था अंदर चला जाऊं, लेकिन साथ ही इतनी डरावनी भी थी कि पैर कांप रहे थे। रमेश ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि यह मीनाक्षी की आत्मा है जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। दिनेश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं न जाने क्यों उस मंदिर की तरफ खिंचा चला जा रहा था। मैंने अपने आप को झटका दिया और पीछे हटने की कोशिश की। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया और हम तीनों जमीन पर गिर गए। मेरी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। जब मैंने नजर उठाई तो देखा कि मंदिर के दरवाजे पर वहीं सफेद साया खड़ा था। अब वो पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे अंधेरे के दो गड्ढे हों। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर थे और वो हवा में तैर रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और फिर से मेरा नाम पुकारा। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। रमेश और दिनेश चीखते हुए भागने लगे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन में जम गए हों। वो साया मेरे एकदम करीब आ गया। मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। वो कभी बहुत सुंदर रही होगी, लेकिन अब उसका चेहरा सफेद और डरावना था। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और बदले की आग थी। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे गाल पर रखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम भी मुझे तकलीफ देने आए हो? सब मर्द एक जैसे होते हैं। मुझे भी एक मर्द ने धोखा दिया था, मार डाला था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस उसे देखता रह गया। तभी मुझे याद आया कि मेरी जेब में एक छोटा सा हनुमान का लॉकेट है जो मेरी माँ ने दिया था। मैंने कांपते हाथों से वो लॉकेट निकाला और उसके सामने किया। उसे देखते ही वो साया चीखी और पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान फटने लगे। आसपास के पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं और जमीन कांपने लगी। मैंने मौका देखकर पीछे भागना शुरू किया। रमेश और दिनेश मुझसे थोड़ा आगे भाग रहे थे। हम तीनों पूरी तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन पीछे से वो चीखने की आवाज आती रही। पेड़ों की शाखाएं हमें रोकने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वो जीवित हो गई हों। दिनेश के पैर में एक जड़ फंस गई और वो गिर गया। हमने उसे उठाया और फिर से भागना शुरू किया। पीछे से अंधेरा हमारा पीछा कर रहा था। अचानक हम एक ऐसी जगह पर आ गए जो पहचानी सी लगी। ये वही जगह थी जहां से हमने चलना शुरू किया था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ अलग दिख रहा था। पेड़ मुड़े हुए थे, रास्ता गायब था और हमारी रस्सी भी नजर नहीं आ रही थी। हम चक्कर में फंस गए थे। दिनेश घबराकर कहने लगा कि हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं मर जाएंगे। रमेश ने उसे चुप रहने को कहा और सोचने लगा। मैंने अपना कंपास निकाला, लेकिन उसकी सुई पागलों की तरह घूम रही थी। कोई भी यंत्र यहाँ काम नहीं कर रहा था। मेरी घड़ी भी रुक गई थी। सूरज भी दिख नहीं रहा था, हालांकि अभी दोपहर का समय था। चारों तरफ एक अजीब सा धुंधलापन छा गया था। तभी हमें फिर से उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो चारों दिशाओं से आ रही थी। हम बीच में फंस गए थे। रमेश ने कहा कि हमें उस मंदिर में वापस जाना होगा, क्योंकि वहीं इस सब का हल है। मैंने कहा कि यह पागलपन है, लेकिन उसने समझाया कि जब तक मीनाक्षी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। हमें उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसे ठीक करना होगा। दिनेश ने पूछा कि कैसे, तो रमेश ने बताया कि उसकी अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुई थी और उसकी हड्डियां अभी भी मंदिर में कहीं पड़ी होंगी। हमने हिम्मत जुटाई और वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जहां से हम भागे थे। अजीब बात यह थी कि इस बार रास्ता साफ दिख रहा था, जैसे कोई हमें वापस बुला रहा हो। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। मंदिर के सामने पहुंचकर हम रुक गए। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखने चिल्लाने से भी ज्यादा डरावनी थी। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। मैंने सबसे पहले कदम बढ़ाया और मंदिर के अंदर घुसा। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च जलाई
तो जो दृश्य दिखा उससे मेरी रूह कांप गई। दीवारों पर खून से बने निशान थे, फर्श पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, कोने में मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे और बीच में एक बड़ा सा काला पत्थर था जिस पर भी खून के धब्बे थे। रमेश और दिनेश भी अंदर आ गए। हम तीनों ने पूरे मंदिर को देखा। यह वही जगह थी जहां तांत्रिक अपना काला जादू करता था। दीवारों पर भयानक तस्वीरें बनी थीं, राक्षसों की, खोपड़ियों की और न जाने क्या क्या। एक तरफ लोहे की जंजीरें पड़ी थीं जिन पर अभी भी खून के निशान थे। शायद इन्हीं जंजीरों से तांत्रिक मीनाक्षी को बांध कर रखता था। यह सोचकर ही मेरा दिल दहल गया कि उस बेचारी लड़की पर क्या गुजरी होगी। अचानक दिनेश ने आवाज लगाई कि उसे कुछ मिला है। हम उसके पास गए तो देखा कि फर्श में एक छोटा सा दरवाजा है जो नीचे तहखाने की तरफ जाता है। दरवाजा लकड़ी का था और बहुत पुराना था। उस पर भी तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। रमेश ने कहा कि शायद मीनाक्षी की हड्डियां नीचे हैं। हमने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो बहुत भारी था। तीनों ने मिलकर जोर लगाया तो वो खुल गया। नीचे से एक बहुत बुरी बदबू आई, जैसे सालों से कुछ सड़ रहा हो। मैंने टॉर्च से नीचे देखा तो सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे में खो रही थी। मेरा मन नहीं कर रहा था नीचे जाने का, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हनुमान के लॉकेट को कसकर पकड़ा और नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं, दीवारें गीली और चिपचिपी थीं, मकड़ियों के जाले हर तरफ थे। नीचे पहुंचकर हमने देखा कि यह एक छोटा सा कमरा था। यहां भी वही तांत्रिक चिन्ह हर तरफ बने थे, लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो कमरे के बीच में रखा एक लकड़ी का ताबूत था। ताबूत बहुत पुराना था और उस पर भी अजीब निशान बने थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रमेश ने धीरे से कहा कि शायद मीनाक्षी का शरीर इसी ताबूत में है। हमें इसे खोलकर उसकी हड्डियों को ठीक से जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमने ताबूत के ढक्कन को खोलने की कोशिश की। ढक्कन बहुत भारी था, लेकिन धीरे धीरे वो खुल गया। जैसे ही हमने अंदर देखा, हम तीनों चीख पड़े। अंदर सच में एक लाश थी, लेकिन वो मीनाक्षी की नहीं थी, बल्कि एक आदमी की थी। लाश अभी भी सुरक्षित थी, जैसे किसी ने उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ किया हो। कपड़ों से लग रहा था कि यह कोई जंगल अधिकारी है। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। यह महेंद्र सिंह था। महेंद्र सिंह के चेहरे पर दहशत के भाव जमे हुए थे। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह चीखने की मुद्रा में था। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो। उसके हाथ में कुछ कागज थे। मैंने कांपते हाथों से वो कागज निकाले। वो उसकी डायरी के पन्ने थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ जाओ कि मैं मर चुका हूं। यहां सच्चाई कुछ और है। मीनाक्षी बेगुनाह नहीं थी। मैंने आगे पढ़ा और जो लिखा था वो पढ़कर मेरी सांसें रुक गईं। महेंद्र ने लिखा था कि उसने पुरानी फाइलों में पढ़ा था कि असल में मीनाक्षी खुद एक तांत्रिक की बेटी थी। वो तांत्रिक जिसे गांव वालों ने मारा था, वो उसका बाप था। मीनाक्षी ने खुद ही अपने बाप की मदद से काला जादू सीखा था और निर्दोष लोगों को मारती थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने पहले तांत्रिक को मारा, फिर मीनाक्षी को भी। लेकिन मरने से पहले मीनाक्षी ने श्राप दिया था कि वो हर उस आदमी को मारेगी जो इस जंगल में आएगा। मेरे हाथों से वो कागज छूट गया। इसका मतलब यह था कि हम एक मासूम आत्मा को शांति देने नहीं आए थे, बल्कि एक खूंखार चुड़ैल के जाल में फंस गए थे। मीनाक्षी की कहानी में हमें जो बताया गया वो सिर्फ आधा सच था। उसने खुद को पीड़ित बताया, लेकिन असलियत में वो खुद एक खूनी थी। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक औरत की भयानक हंसी जो हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। हवा ठंडी से भी ज्यादा ठंडी हो गई और हमारी सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। तभी तहखाने के एक कोने से वो सफेद साया प्रकट हुआ। इस बार वो मुस्कुरा रही थी, एक भयानक दुष्ट मुस्कान। उसने कहा, सोचा था कि तुम मुझे शांति देने आए हो। मूर्खों, मैं शांति नहीं चाहती, मैं बदला चाहती हूं। हर उस इंसान से बदला जो मेरे और मेरे बाप को मारने में शामिल था। और तुम तीनों, तुम उन्हीं गांव वालों के वंशज हो।
यह सुनते ही हमारी जान सूख गई। मीनाक्षी की आत्मा हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी काली आंखों में नफरत की आग जल रही थी। दिनेश चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बंद था। रमेश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन मीनाक्षी जोर से हंसी और बोली, तुम्हारे मंत्र यहां काम नहीं करेंगे। यह मेरे बाप की जगह है और यहां सिर्फ अंधेरे का राज चलता है। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक रमेश गले को पकड़कर चीखने लगा। मैंने तुरंत अपनी जेब से हनुमान का लॉकेट निकाला और मीनाक्षी की तरफ फेंका। लॉकेट उसके शरीर से होकर गुजर गया, लेकिन उसे छूते ही एक चमक पैदा हुई। मीनाक्षी ने चीखते हुए अपना हाथ पीछे खींचा और रमेश जमीन पर गिर गया। मैं समझ गया कि भगवान का नाम उसे कमजोर तो करता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। हमें यहां से भागना होगा। मैंने महेंद्र सिंह की लाश के पास पड़ी बंदूक देखी और तुरंत उठा ली। हालांकि मुझे नहीं पता था कि भूत पर गोली चलेगी भी या नहीं। मीनाक्षी फिर से हम पर झपटी। मैंने गोली चला दी, लेकिन गोली उसके शरीर से होकर निकल गई और पीछे की दीवार में लगी। वो हंसते हुए बोली, मूर्ख, मैं मर चुकी हूं, मुझे तुम्हारी गोलियां नहीं मार सकती। लेकिन जब गोली दीवार से टकराई तो एक अजीब बात हुई। दीवार में एक बड़ी सी दरार पड़ी और उसमें से रोशनी आने लगी। मीनाक्षी ने उस रोशनी को देखा तो उसके चेहरे पर डर के भाव आए। वो चीखी, नहीं, वो दीवार नहीं टूटनी चाहिए। रमेश ने तुरंत समझ लिया और चीखा, साहब, उस दीवार को तोड़ो। शायद वहीं इस तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता है। हम तीनों ने अपनी लाठियों से उस दीवार पर मारना शुरू किया। मीनाक्षी पागलों की तरह चीख रही थी और हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने दिनेश को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। दिनेश की पीठ दूसरी दीवार से टकराई और वो बेहोश हो गया, लेकिन तब तक दीवार काफी टूट चुकी थी। हमने आखिरी जोर लगाया और दीवार पूरी तरह गिर गई। उसके पीछे एक गुफा जैसी जगह थी और वहां से ताजी हवा आ रही थी, लेकिन जो हमने वहां देखा वो देखकर हमारी आत्मा कांप गई। वहां 10-12 कंकाल पड़े थे, सब जंगल विभाग की वर्दी पहने हुए। इसका मतलब था कि महेंद्र सिंह अकेला नहीं था। उससे पहले भी कई अधिकारी यहां आए थे और सब मारे गए थे। गुफा की दीवार पर खून से लिखा था, कोई नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। मीनाक्षी की चीख अब और तेज हो गई थी। वो कह रही थी, तुमने मेरे बाप का पवित्र स्थान तोड़ दिया। यहीं वो अपनी शक्तियां रखता था। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। रमेश चीखा कि यह जगह ढहने वाली है और हमें तुरंत भागना होगा। मैंने बेहोश दिनेश को उठाया और हम उस गुफा में घुस गए। मीनाक्षी हमारे पीछे आई, लेकिन गुफा में घुसते ही वो रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। शायद वो सिर्फ मंदिर की सीमा में ही रह सकती थी। हम गुफा में दौड़ते रहे। पीछे से मीनाक्षी की चीखें गूंज रही थीं, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, जहां भी जाओगे मैं आऊंगी। गुफा लंबी थी और अंधेरी थी, लेकिन दूर से रोशनी दिख रही थी। हम उस रोशनी की तरफ भागे। लगभग 10 मिनट दौड़ने के बाद हम बाहर निकले। यह जंगल का दूसरा हिस्सा था जो मुख्य रास्ते के पास था। हमने मुड़कर देखा तो गुफा का मुंह पत्थरों से ढक गया था। पूरा पहाड़ धंस गया था। वो मंदिर अब मिट्टी के नीचे दब चुका था। हम तीनों सांस लेते हुए वहीं बैठ गए। दिनेश होश में आया और पूछने लगा कि क्या हुआ। हमने उसे सब बताया। हम खुश थे कि बच गए, लेकिन अंदर एक डर था। सूरज डूबने वाला था और हमें जल्दी से जल्दी चौकी पर पहुंचना था। हम उठे और तेजी से चलने लगे। रास्ते में रमेश ने कहा कि हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना लोग पागल समझेंगे। हमने फैसला किया कि हम ट्रांसफर की अर्जी लगा देंगे और इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रात होने से पहले हम चौकी पर पहुंच गए। हमने तुरंत अपना सामान बांधा और वहां से निकलने की तैयारी की, लेकिन तभी दिनेश ने खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए हमें बुलाया। हमने बाहर देखा तो सामने के पेड़ पर खून से लिखा था, अगली पूर्णिमा की रात मैं आऊंगी। आज से ठीक 7 दिन बाद पूर्णिमा थी। मीनाक्षी का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। वो मंदिर में कैद थी, लेकिन पूर्णिमा की रात उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। उस रात वो कहीं भी जा सकती है। आज 6 दिन बीत चुके हैं, कल पूर्णिमा है।
मैंने ट्रांसफर की अर्जी लगा दी है, लेकिन वो अभी तक मंजूर नहीं हुई। रमेश और दिनेश अपने गांव चले गए हैं। मैं अभी भी उसी चौकी में हूं, क्योंकि मुझे ड्यूटी छोड़ने की इजाजत नहीं मिली। रात के 11 बज रहे हैं, चांद पूरा निकल चुका है। बाहर से फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। दरवाजे पर दस्तक हो रही है। मैं यह कहानी लिख रहा हूं ताकि अगर मैं बच गया तो लोगों को चेतावनी दे सकूं, और अगर नहीं बचा तो कम से कम सच तो सामने आएगा। दस्तक तेज हो रही है। अब खिड़की के शीशे टूट रहे हैं। मुझे लगता है वो अंदर आ रही है। भगवान, मेरी मदद करो। वो यहां है। उसकी काली आंखें मुझे देख रही हैं। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में लिखना आप कहां से देख रहे हो और आपका नाम क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डर के साथ।